India Legal presents Courts Roundup. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात अब कड़कड़डूमा कोर्ट की, जिसमें दिल्ली दंगे आरोपी उमर खालिद को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े साजिश के मामले में 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत देते हुए उस पर कड़ी शर्तें लगाई गई है, जिनमें से एक शर्त के तहत जमानत की अवधि के दौरान उसे अपने घर तक ही सीमित रखा गया है और मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल अदालत ने सोमवार को खालिद को अंतरिम जमानत दे दी थी। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। उसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उसे 1 सप्ताह की अवधि यानी 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है। उत्तर पूर्वी दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने आदेश में कहा, वह जनता के सदस्यों से नहीं मिलेगा। वह विवाह समारोह के दौरान अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बातचीत करने का हकदार होगा, लेकिन अपनी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान वह शादी में शामिल होने के अलावा अपने घर पर ही रहेगा। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस बाहर से उनके घर की रखवाली कर सकती है, लेकिन घर के अंदर नहीं जाएगी। कोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान जांच अधिकारी से रोजाना वीडियो कॉल करने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा, आरोपी उमर खालिद अपनी रिहाई पर किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और अंतरिम जमानत की अवधि तक अपना मोबाइल फोन ऑन रखेगा। अंतरिम जमानत के लिए 25,000 रुपए की राशि में एक व्यक्तिगत बॉन्ड और समान राशि में 2 जमानतदार पेश करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच की जा रही FIR 59/2020 में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है। खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या UAPA और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे। CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। दंगे की साजिश के आरोप में उमर खालिद 2 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में बंद है। उसने 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए दायर अर्जी में बताया कि 28 दिसंबर को उसकी छोटी बहन का विवाह कालिंदी कुंज स्थित बैंकेट हॉल में होना है। उससे पहले 26 दिसंबर को हल्दी और 27 दिसंबर को मेहंदी समारोह होगा। इसके लिए उसने 20 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी है। न्यायालय ने उनके खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 214 के आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
ये मामला राज्य के सुल्तानपुर जिले में सांसद और विधायक अदालत के समक्ष लंबित है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश केजरीवाल द्वारा दायर CRPC की धारा 482 याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें MP MLA कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी गई और मामले को 13 जनवरी 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। मामले में केजरीवाल के खिलाफ वर्ष 2014 में आम चुनाव के दौरान कथित तौर पर चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171G, 186, 341 और धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई थी। केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2016 में उन्होंने सुल्तानपुर कोर्ट के संज्ञान लेने और मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को पेश होने से छूट दी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि स्पेशल लीव टू अपील अभी भी लंबित है और यदि मुकदमे को आगे बढ़ने अपील की विशेष अनुमति दी जाती है तो पूरी कार्यवाही निरर्थक अभ्यास साबित होगी। उनके वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने IPC की धारा 143, 186, 188, 341, 353 और धारा 171G के तहत मामले की कार्यवाही को विशेष न्यायाधीश, सांसद, विधायक, न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर के समक्ष पेश करने को कहा। साथ ही इस याचिका को सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक स्थगित रखते हुए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझा। ये मामला 20 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव के समय उड़न दस्ता टीम के प्रभारी जगप्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा डालने व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने केजरीवाल समेत सभी अभियुक्तों को तलब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक गुरुवार तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए हैं। दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वो 5 दिसंबर की अधिसूचना द्वारा जारी मसौदा आदेश के आधार पर मंगलवार तक अंतिम अधिसूचना जारी न करे। आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने बिना तिहरा परीक्षण या ट्रिपल टेस्ट के 5 दिसंबर 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें OBC के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक गुरुवार तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। मंगलवार को उस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक दिन और अधिसूचना न जारी करने के अग्रिम आदेश किए गए हैं।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट के आदेश के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि सरकार के कोर्ट में पक्ष रखने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना सप्ताह के अंत तक घोषणा कर सकता है। 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें 2 सीटों में 1 सीट महिला के लिए रिजर्व की गई है, जबकि नगर निगम में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें 2 सीटें महिला के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यूपी के नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका शामिल हैं, जबकि 545 सीट पर नगर पंचायत में चुनाव होना है। याचिकाकर्ताओं ने 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें राज्य ने सोमवार शाम तक आरक्षण तय करने पर आपत्ति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिए गए निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण जारी करने से पहले तिहरा परीक्षण किया जाएगा, और यदि तिहरा परीक्षण की औपचारिकता नहीं की जा सकती है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.